Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish World. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmed. Friends, today we are going to discuss Age of Revival, which is also called After Chaucer. इसमें जो एज का पीरियड है वो 1400 टू ऑलमोस्ट 1550 एडी है. इसको अर्ली रिनाइसेंस भी कहते हैं. तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि अब तक हम लोग एंग्लो सैक्सन पीरियड डिस्कस कर चुके हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड को भी हमने डिस्कस किया और उसके साथ साथ हम एज ऑफ चौसर भी डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक एज ऑफ रिवाइवल आफ्टर चौसर पर. सबसे पहले आता है जी पोस्ट चौसेरियन बैरन एज. ये वीडियो डेथ ऑफ चौसर के बाद यानी 1400 और उसके बाद 15 सदी में जब कोई भी खास लिटरेचर नहीं लिखा गया तो उस दौर को बैरन एज कहा जाता है. इसमें सिविल वॉर हुई. इसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रही थी कि इंग्लैंड की गद्दी पर कौन बैठेगा. इसमें थी वॉर ऑफ रोजेस. ये आपके सामने हैं, दो किस्म के फूल हैं, सुर्ख और सफेद. तो ये वॉर ऑफ रोजेस थी. इनकी लड़ाई को बड़ी उम्दगी से एक किताब में बयान किया गया और उसका नाम है वॉर ऑफ रोजेस. इस किताब में बयान किया गया कि पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से 15th सेंचुरी का लिटरेचर दब गया. इस जंग में ना सिर्फ एनर्जी खत्म हुई बल्कि बहुत सारी फैमिलीज भी खत्म हो गई. यही वजह थी कि 15वीं सदी में कोई भी ढंग का लिटरेचर शाया ना हुआ. अब ये जो वॉर ऑफ रोजेस थी इसे बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड भी कहा जाता है. ये 1485 में हुई थी. वॉर बिटवीन टू हाउसेस. इसके लिए दो हाउसेस के दरमियान लड़ाई चल रही थी. एक था हाउस ऑफ यॉर्क और दूसरा हाउस ऑफ लंकास्टर. हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लंकास्टर जो थे ये इस तरह के मतलब बिलोंग करते थे फूलों को, यानी कि हाउस ऑफ यॉर्क में व्हाइट रोज और हाउस ऑफ लंकास्टर जो है वो रेड रोज की नुमाइंदगी करते थे. हाउस ऑफ लंकास्टर हेनरी ट्यूडर जो हेनरी 7 थे उनसे बिलोंग करते थे और हाउस ऑफ यॉर्क जो था वो रिचर्ड 3 से बिलोंग करता था. और इसमें हाउस ऑफ यॉर्क जो है उसे डिफीट हुई जबकि हाउस ऑफ लैंकास्टर जो रेड रोज थे वो जीत गए थे. तो इस तरह हेनरी 7 जो थे वो गद्दी पर बड़ा जमान थे और उनकी बादशाहत की मसनद संभालने के बाद थोड़ा सुधार आया और थोड़ी रिकवरी हुई. अब आगे बढ़ते हैं रिवाइवल ऑफ लर्निंग की तरफ. 1453 में जब कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों का कब्जा हुआ तो तुर्की में रहने वाले बहुत से यूनानी आलिम व फाजिल लोग तुर्की से फरार होकर पूरे यूरोप में फैल गए. वो बेशकीमत यूनानी किताबें भी अपने साथ लाए. इन किताबों से क्लासिकी दौर के इल्मो अदब तक रसाई मिलने पर अहले इल्मो कलम ने क्लासिकी इल्मो अदब को नमूना यानी मॉडल करार देकर उसी अंदाज में तख्लीकी और तहकीकी काम शुरू कर दिया. कदीम यूनानी इल्म अदब की इस दरियाफ्त और हसूल इल्म के बेपनाह शौक की बुनियाद पर यह दौर रिवाइवल ऑफ लर्निंग कहलाया. अब आगे बढ़ते हैं रेनेसांस की तरफ. रेनेसांस किसे कहते हैं? रेनेसांस को रीबर्थ ऑफ नॉलेज या इंटेलेक्चुअल बर्थ कहते हैं. रेनेसांस इन यूरोप. रेनेसांस का आगाज इटली से हुआ. फनून लतीफा और फन तामीर में इर्तका इस इनकलाब का पहला कदम था. इसके बाद हमा जहत तरक्की का दौर शुरू हुआ. ट्यूडर खानदान की हुकूमत के तहत 16वीं सदी के निस्फ आखिर में इंग्लैंड यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बन गया. जर्मनी उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था. अब यहां मैं ये भी तस्करा करता जाऊं कि मार्टिन लूथर 1517 ने, यानी इनकी डेट ऑफ बर्थ है, विटनबर्ग चर्च के गेट पर
पोप की पावर्स को अटैक करने के लिए एक कॉपी चिस्पा कर दी। ये जॉन विक्लिफ से बहुत मुतासिर थे। जॉन विक्लिफ जो कि चौसर के हम असर कंटेम्पररी थे। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इंग्लैंड में चर्च कैसे थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड। अगर हम चर्च की तारीख देखें कि उनको कितनी अहमियत हासिल थी, हम इस बात को जानते हैं कि चर्च का बहुत असर रसूख था। लेकिन रेनेसांस में लोग चर्च को अहमियत नहीं देते थे, और यही वजह है कि इंग्लैंड में भी यही अमल शुरू हो गया। लोगों का म्यार जिंदगी बदल रहा था, वो अपनी मर्जी के साथ जिंदगी बसर करना शुरू कर रहे थे। अब जरा मुलाहिजा कीजिए चर्च की अहमियत। English National Church that traces its history back to the arrival of Christianity in Britain during the 2nd century। आप अंदाजा लगा लीजिए कि चर्च जो है उसका इंग्लैंड की हिस्ट्री में कितना असर है, इंग्लैंड के ऊपर कितना असर है कि दूसरी सदी से ही क्रिश्चियनिटी जो है वो बामे अरूज तक पहुंच गई। इट हैज बीन द ओरिजिनल चर्च सिंस द 16th सेंचुरी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ये जो चर्च थे ना इंग्लैंड के अंदर, ये 16वीं सदी तक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन तक रहे। और फिर देखिए हिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि चर्च की हिस्ट्री क्या है, उसकी तंजीम क्या है। सेंट ऑगस्टिन थे अ मॉन्क इन रोम chosen by पोप ग्रेगरी वन। पोप ग्रेगरी वन थे, उन्होंने इनका इंतखाब किया टू लीड अ मिशन टू द एंग्लो सेक्सन्स, यानी कि वो एंग्लो सेक्सन्स। अब एंग्लो सेक्सन क्या है, जो आगाज है, यानी कि जहां से इंग्लैंड का आगाज हुआ, जहां से इंग्लिश का आगाज हुआ। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये मिशन को लेकर आए थे सेंट ऑगस्टिन पोप ग्रेगरी वन के हुक्म पर, और वहां क्रिश्चियनिटी की तबलीग के लिए। तो ही अराइव्ड इन 597, वो 597 में आए, एंड विद इन 90 ईयर्स, और 90 साल में ऑल द सेक्शन किंगडम्स ऑफ इंग्लैंड हैड एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी। तो इंग्लैंड में सेक्शंस जो किंगडम्स थी उन्होंने ईसाइयत को कबूल कर लिया। तो चर्च का इसलिए बहुत गहरा असर था। अब हम आगे बढ़ते हैं रेनेसांस इन इंग्लैंड की तरफ। रेनेसांस इन इंग्लैंड, उस वक्त इंग्लैंड रेनेसांस में पीछे था क्योंकि यहां सिविल वॉर चल रही थी। लेकिन हेनरी 7 के आते ही इंग्लैंड में रेनेसांस आ गया था। लेकिन यहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रेनेसांस में सबसे अहम जो टर्म थी, सबसे अहम टॉपिक, वो ह्यूमनिज्म था। ह्यूमनिज्म रेनेसां का एक अहम पहलू ह्यूमनिज्म था। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी में अब अहमियत चर्च या प्रीस्ट को नहीं दी जाएगी, बल्कि ह्यूमंस को दी जाएगी। और ह्यूमनिज्म पर सबसे पहले इटालियन पोइट्स ने काम किया, जिनमें से पहला नाम आता है फ्रांसिस्को पेट्रार्क, और इसी वजह से उनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। पेट्रार्क ने मुतालिया के दौरान ये देखा कि ग्रीक स्टडीज में ह्यूमनिज्म पर बहुत ज्यादा फोकस होता था, तो हम क्यों नहीं दे रहे। इस बात को लेकर उन्होंने ह्यूमनिज्म पर बहुत ज्यादा जोर दिया। ह्यूमनिज्म इन इटली, इटली में ह्यूमनिज्म का आगाज डांटे 14th सेंचुरी में डांटे ने, बोकाशियो और पेट्रार्क ने एक तहरीक की सूरत में किया। अब ह्यूमनिज्म इन इंग्लैंड में ह्यूमनिज्म मलका एलिजाबेथ अव्वल के दौर में मकबूल हुआ। इसी बिना पर कदीम यूनानी फिलासफरों के लिबरल और जमहूरी नजरियात में दिलचस्पी पैदा हुई। यूनानी नजरियात के जेर असर इंग्लैंड में सबसे पहले सर टॉमस मूर ने लिखना शुरू किया। उनकी किताब यूटोपिया जो कि 1516 में शाया हुई, और फिर सर फिलिप सिडनी जिन्होंने डिफेंस ऑफ पोएजी 1595 में शाया की। अब आते हैं अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस पे। चूंकि किताबें अब हाथ से लफ्ज ब लफ्ज नकल करने की बजाय किताबों की तबात यानी प्रिंटिंग का काम वजूद में आ चुका था, इसलिए शायरी और फलसफे की किताबें यूरोप भर के स्कूलों में भी मुतारिफ हो गई। और जब इंग्लैंड में रेनेसांस आ गया तो विलियम कैक्सटन नामी शख्स थे जिन्होंने 1476 में इंग्लैंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस मुतारिफ करवाई।
अब डिस्कवरीज ऑफ न्यू वर्ल्ड्स की तरफ आते हैं। एआई इल्म यानी रिवाइवल ऑफ लर्निंग से इल्म जुग्राफिया, साइंस और दूसरे मैदानों में भी नई नई दरियाफ्तें सामने आई। इस दौर में वास्को गामा नामी स्याह ने दुनिया के गिर चक्कर लगाकर बहुत सारी मालूमात फराहम की। ये वास्को गामा जो थे ये पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे जिन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था, इंडिया को दरियाफ्त किया। उसके बाद नाम आता है कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ये एक इटालियन एक्सप्लोरर थे जिन्होंने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। और फिर आते हैं निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने निजाम शमसी दरियाफ्त करके गलीलो की राह हमवार कर दी। ये एक मैथमेटिशियन थे। इल्म के मुतलाशी लोगों ने यूनिवर्सिटियों का रुख किया और मुहिम जो एडवेंचरर्स थे नई दुनिया अमेरिका देखने के लिए जाने लगे। इस दौरान जो लिटरेचर था ऑफ मिडल एजेस वो कैसा था? एदे विस्ता मिडल एजेस का बहुत सा इल्म नाकस करार पाया क्योंकि नई दरियाफ्तों ने बहुत से पुराने मफरूजों और नजरियात को गलत साबित कर दिया। लोग आब हयात और अलादीन के चिराग जैसी फर्जी चीजों के बजाय हकीकतों की जुस्तजू के लिए रिसर्च करने लगे। अच्छा जी, अब यहां पर एक चीज का और जिक्र करता चलूं कि अर्ली रिनेसेंस जो थी इंग्लैंड में उसने क्या हमें हेल्प फराहम की लिटरेचर में। उसके बाद इंग्लैंड से दो अफराद थे, एक का नाम था थॉमस लिनाक्रे और दूसरे थे विलियम ग्रॉसन। इन दोनों ने इटालियन ह्यूमनिज्म का मुतालिया करने के लिए इटली का रुख किया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड को होम ऑफ ग्रीक स्टडीज बना दिया, यानी ऑक्सफोर्ड को इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन दिलवाने के लिए इसमें भी ग्रीक स्टडीज की जाने लगी। इस दौरान एक बहुत ही मशहूर डच विलंदेजी स्कॉलर थे जिनको डिजाइड्रियस इरास्मस कहा जाता है। वो ऑक्सफोर्ड में आए और बोले कि ग्रीक का मुतालिया करने के लिए अब इटली जाने की जरूरत नहीं। ये इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी बात थी। उनके दो दोस्त थे, जॉन कॉलेट और थॉमस मूर। अब इन तीनों ने यानी डेसिडेरियस इरास्मस, जॉन कॉलेट और थॉमस मूर जो थे, इन्होंने मिलकर अर्ली रिनेसेंस को इंग्लैंड में डेवलप करने का काम किया। जॉन कॉलेट ने इंग्लैंड में पब्लिक स्कूल सिस्टम मुतारिफ कराया, जबकि इरास्मस ने इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन प्रिंस लिखकर एक हुक्मरान को कैसा होना चाहिए बता दिया। जबकि इन तीनों में से थॉमस मूर ने यूटोपिया किताब लिखी। ये तीनों लोग चर्च में रिफॉर्म चाहते थे। अब चर्च में रिफॉर्म कैसा आया, इसके लिए प्रोटेस्टेंटिज्म को हम देखेंगे और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट्स में आता है कि प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन रिफॉर्मेशन क्या हुई। इंग्लैंड में बादशाह हेनरी एट जो थे उनका दौर इस लिहाज से इनकलाबी दौर साबित हुआ कि बादशाह रोमन कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर, जिसके बारे में मैं अभी बता चुका हूं, ये जो चर्च था जिसकी बड़ी अहमियत है, जिसने मतलब बड़ा असर रसूख था। अब हेनरी एट जो थे उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर खुद मजहबी सरबराह भी बन गए और यूं मजहब और रियासत यकजा हो गए। यह अमल 1529 टू 1539 के अरसा में मुकम्मल हुआ। अब इंग्लैंड का रोमन कैथोलिक चर्च और रोम में मुकीम उस चर्च के सरबराह पोप ऑफ रोम से कोई वास्ता ना रहा। यह तब्दीली यूरोप भर में रोमन कैथोलिक मजहब के खिलाफ रद्द अमल के तौर पर प्रोटेस्टेंट मजहब के नाम से बर्पा तहरीक का नतीजा थी। प्रोटेस्टेंट फिरके ने इंसान के खुदा से ताल्लुक का एक नया तस्वुर पेश किया। इस तस्वुर के तहत बादशाह या मलका के खुदा का नाइब और मखलूक का सरदार करार दिया गया। अब यहां पर डिस्कस करेंगे कि अब क्या हुआ। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी का इनकाद हुआ और यह इनकाद किया हेनरी द एट्थ ने। इस दौर में इंग्लैंड ने देखा कि एक फिनोमिनल रूलर जिसका नाम हेनरी द एट्थ था, उन्होंने सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां ली। मतलब इन्होंने चर्च के बजाय ये खुद हेड बन गए। इन्होंने रिकॉग्नाइज्ड हिज मैरिज टू एन बोलीन। इन्होंने एन बोलीन के साथ जो शादी थी उसकी भी रिकॉग्निशन करवाई। और सबसे अहम बात, इन्होंने 6 शादियां की। इनकी 6 बीवियां थी। क्योंकि इनको बेटा ना हुआ
तो इन्होंने अपनी बीवी को कत्ल करते और दूसरी शादी करते गए, और इनकी 6 बीवियों के नाम दर्ज हैं, और उनके साथ जिन बीवियों के बच्चे हुए वो भी। सबसे पहली बीवी थी कैथरीन ऑफ एरागन। इनमें से मैरी वन जो है ये पैदा हुई। फिर आता है एन बोलीन का नाम, यहां से एलिजाबेथ वन जो क्वीन एलिजाबेथ है वो पैदा हुई। फिर जेन सैम्यूअल, यहां से एडवर्ड सिक्स पैदा हुए। और फिर है एन ऑफ क्लेव्स, कैथरीन होवर्ड और कैथरीन पार्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब हेनरी द एट्थ जो थे, इन्होंने एक नया काम ये किया कि इन्होंने एंग्लिकन चर्च जो है ये मुतारिफ करवाई, यानी कि ये हेनरी एट ही थे जिन्होंने एंग्लिकन चर्च की बुनियाद रखी। अच्छा, अब अगर हम क्रिश्चियन सेक्ट्स की बात करें तो कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, प्यूरिटन्स और एंग्लिकन्स, ये चारों ईसाइयत के अकीदे हैं जिन पर पूरी ईसाइयत की बुनियाद थी। अब बात करते हैं मेजर राइटर की। उस वक्त कल्चर और एजुकेशन की बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ा नाम था जिन रॉजर एशम, जो कभी क्वीन एलिजाबेथ के ट्यूटर भी रह चुके थे। उन्होंने एसेज लिखे जो बहुत ही अहम है। उन्होंने इंग्लिश राइटिंग को सपोर्ट किया। वो ये मानते थे कि इंग्लिश राइटिंग बाकी तमाम जुबानों खासकर लैटिन से बेहतर है क्योंकि ये सादा जुबान है। उनको और थॉमस मूर को राइटर्स ऑफ अरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है। मेजर पोएट्स एंड देयर वर्क्स, इनमें सबसे पहले नाम आता है थॉमस मैलरे का। ये 1415 टू 1471 में इनका शुमार होता है। इन्होंने ली मार डी ऑथर लिखी और इस किताब में किंग ऑथर और उनके 12 नाइट्स को और उनकी एडवेंचर्स को बयान किया गया है। ये क्रॉनिकल ऑफ द ऑथेरियन लेजेंड भी इसको कहा जाता है। उसके बाद फीमेल राइटर हैं, उनका नाम आता है क्रिस्टिन डी पिजान। ये वो पहली खातून थी जिन्होंने राइटिंग को बहसियत करियर इख्तियार किया। अब देखें कि 15वीं सदी की खातून ने यह फैसला लिया कि वो सिर्फ घरदारी को नहीं संभालेगी बल्कि वो अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी महारत को इस्तेमाल करेगी। और फिर उसके बाद नाम आता है मैग्रे कैप का। ये वो मुसन्निफा थी जिनके 14 बच्चे थे और आप समझ सकते हैं कि किस कदर मसरूफ जिंदगी है इनकी। इन सब के बावजूद उन्होंने प्रोज में अपनी जिंदगी और मुश्किलात को बताना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उस सदी में खातून की क्या औकात थी। उन्होंने एक किताब लिखी द बुक ऑफ मैग्रे कैंप और उसमें तमाम तफसीलात फराहम की। टोटल मिसलेनी बेसिकली सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हैं। ये फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री है। अब जब हेनरी VIII तक प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी मगर फिर भी इन तमाम कामों को मैन्युस्क्रिप्ट में दबाकर रखा जाता था। पब्लिक डिमांड बढ़ रही थी तो पब्लिशर्स ने सोचा कि कुछ ऐसा मिला जुला काम किया जाए, तो कुछ पोइट्स को कलेक्शंस पर काम किया गया और 1557 में एक ऐसी किताब आई जिसमें सर थॉमस वॉट और अर्ल ऑफ सरे ने अपनी कुछ पोम्स और उनके फॉलोअर्स ने अपनी कुछ पोम्स दी और मिली जुली किताब शाया की जिसका नाम टोटल मिसलेनी रखा गया। इस किताब के शाया होने के साथ ही मॉडर्न पोइट्री की शुरुआत होती है। फिर बात करें गॉर्बुडक। थॉमस नॉटन और थॉमस सैकविल ने मिलकर कोलैबोरेशन में गॉर्बुडक किताब शाया की जिसे अंग्रेजी अदब की पहली ट्रेजेडी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी जबान में लिखा गया पहला रेगुलर इंग्लिश ट्रेजिक ड्रामा भी कहा जाता है। अब उसके बाद मेजर पोएट्स आते हैं हेनरी हॉवर्ड जिन्हें अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है। ये 1517 में पैदा हुए, 1547 में ये इनकी डेथ हो गई। और दूसरे बड़े पोइट हैं थॉमस वॉट। ये 1503 में पैदा हुए और 1542 में वफात पा गए। ये दोनों शायरी दरबार से वाबस्ता थे और इंग्लैंड के सफीर की हैसियत से यूरोप के दूसरे मुल्कों का दौरा कर चुके थे। दोनों को शाही दरबार से सर का खिताब भी अता हुआ। ये दोनों नौजवान आला अदबी ज़ौक़ और सलाहियतों से माला माल थे। दोनों ने बहुत सी कामयाब शायरी की। उनकी ज्यादातर शायरी सोनेट्स और सॉन्ग्स की सूरत में
हुस्न व इश्क के मामलात की शायरी थी। खास तौर पर सोनेट लिखने में दोनों बाकमाल थे। ये फन उन्होंने अतालवी शायर पेट्रार्क की शायरी के मुताले से सीखकर अंग्रेजी अदब में मुतारिफ करवाया। सोनेट का ये अंदाज काबिल तकलीद नमूना समझा गया, जिसकी पैरवी शेक्सपियर और कई दूसरे बड़े शोरा ने की। वॉल्ट सिरे ने ब्लैंक वर्स की सूरत में आजाद शायरी भी मुतारिफ करवाई, जिसे मशहूर ड्रामा निगार क्रिस्टोफर मार्लो ने एक नया रंग दिया और शेक्सपियर ने बामे अरूज पर पहुंचाया। इन दोनों शायरों ने कई मीटर्स को भी इस्तेमाल किया, जिनसे मुतासिर होकर एडमंड स्पेंसर ने तकनीक का कमाल हासिल किया। वॉट और सरे के बारे में मजीद तफसील इंशाअल्लाह मैं आगे फराहम करूंगा। तो यहां पर इख्तिताम होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।